तो आज की क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान। आपकी पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति में पार्ट 1 से आज की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। आपका जो पार्ट का नाम है, पहले पार्ट का नाम है वो है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो बच्चों, आज हम लोकतंत्र का कैसे कैसे विकास होता है उसके बारे में समझेंगे। उससे पहले ज़रूरी है हम लोकतंत्र का मतलब समझ लें। लोकतंत्र जैसे कि शब्द से ही नज़र आ रहा है, लोक मतलब लोग और तंत्र मतलब लोगों का शासन, जिसमें लोगों की मर्जी हो, जिसमें लोग अपने हर एक वोट से सरकार को चुने। तो ये होता है लोकतंत्र का मतलब। आगे आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे लोकतंत्र के बारे में। इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको एक बार मोटा मोटी समझ लेते हैं, ताकि हमें आगे बढ़ने में आसानी हो और सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे लोकतंत्र का विकास और विस्तार के बारे में, कि लोकतंत्र का कैसे विकास होता है, वो कैसे उसका विस्तार होता है, वो कैसे आगे बढ़ता है। उसके बाद हम जानेंगे लोकतंत्र की चुनौतियां, मतलब जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें किस तरीके की चुनौतियां देखने के लिए मिलती हैं, वो हम अच्छे से जानेंगे। उसके बाद चुनौतियां मतलब जो अड़चने आ रही हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं, उसको हम अच्छे से समझेंगे। या कोई और सैनिक शासन आ जाता है लोकतंत्र की बजाय, तो क्या क्या चुनौतियां होती हैं। उसके बाद जनता का संघर्ष, जनता कैसे इन चुनौतियों से पार पाने के लिए फिर से लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष करती है, क्या वो भी संघर्ष करती है और आवाज़ उठाती है, तो जनता की भी भागीदारी रहती है, ये हम जानेंगे। लोकतंत्र की पुनर्स्थापना और वापसी, बच्चों मतलब अगर ऐसा कोई दूसरा शासन आ जाता है देश में, तो लोकतंत्र की पुनर्स्थापना, लोकतंत्र की वापसी के लिए कैसे कैसे किसी देश की अपनी ऐतिहासिक और राजनीतिक जो उथल पुथल होती है, उसके बाद कैसे लोकतंत्र वापस आता है, वो हम अच्छे से जानेंगे। उसके बाद हम समझेंगे आधुनिक विश्व में लोकतंत्र, दुनिया में किस तरीके से लोकतंत्र अलग अलग देशों में है, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में जानेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोकतंत्र की व्यवस्था की पुनर्स्थापना को समझने के लिए, कैसे किसी देश में लोकतंत्र की वापसी होती है, उसको समझने के लिए हमारे अध्याय में 2 देशों के उदाहरण हैं। एक है चिली देश, एक है पोलैंड देश। तो आपको बारीकी से समझना है कि इन दोनों देशों में क्या क्या अंतर थे, क्या क्या समानताएं थीं, और कैसे वहाँ पे लोकतंत्र की वापसी के लिए लोगों का योगदान रहता है, लोगों की भागीदारी रहती है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है चिली। उसमें घटनाक्रम जो है उस देश का, राजनीतिक उथल पुथल गतिविधियां हैं, उसको समझते हुए हम लोकतंत्र की पुनर्स्थापना को समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चिली में क्या होता है बच्चों, चिली में सोशलिस्ट पार्टी होती है, जो मतलब सल्वाडोर आयेंदे ने सोशलिस्ट पार्टी बनाई होती है चिली में। अब ये जो पार्टी होती है, ये 1970 में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें एक गठबंधन करती है। गठबंधन होता क्या है? गठबंधन का मतलब होता है जब चुनाव लड़ने में 2 या 2 से अधिक या अन्य दल शामिल होकर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो उसको हम गठबंधन कहते हैं। हमारे देश में भी गठबंधन होता है। तो पॉपुलर यूनिटी गठबंधन होता है 1970 में। अब आइंदे के शासनकाल में वो समाज सुधार कार्यक्रम चलाते हैं। ठीक है, मजदूरों की दशा के लिए कार्यक्रम शुरू करते हैं, शिक्षा में सुधार कैसे हो उसको लेके नीतियाँ लाते हैं, भूमि आवंटन करते हैं। जैसे भूमि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा भूमि है तो उसको बांटने का काम करते हैं, बच्चों के लिए सुधार कार्यक्रम चलाते हैं। तो वो देश में जो जनता है, जो गरीब जनता है, उनके लिए कार्यक्रम शुरू करते हैं आइंदे। अब देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ख़राब होती है। आर्थिक स्थिति ख़राब होती है मतलब महंगाई हो रही है, गरीबी है, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो जनता को नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, उसी समय क्या होता है, आइंदे जो है विदेशी कंपनियों का विरोध भी करते हैं। वो ये बोलते हैं कि अगर विदेशी कंपनियां हमारे देश में आएंगी तो हमारे देश को लूट के ले जाएंगी, वैसे भी हमारे देश की स्थिति खराब है, तो वो उसका लगातार विरोध कर रहे थे। अब उसी समय क्या होता है बच्चों, जमींदार वर्ग और जो अमीर हिस्सा होता है, अमीर लोग होते हैं, वो जो राष्ट्रपति होते हैं सल्वाडोर आयेंदे, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, साजिश करते हैं, उनसे सत्ता छीनने की कोशिश करते हैं।
अब क्या होता है, 1973 में जो उस देश की सेना होती है, नौसेना होती है, वो बंदरगाह पे कब्जा कर लेती है, ऐलान कर देती है कि जो सल्वाडोर आइंदे हैं वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दें या देश छोड़ के चले जाएं। परंतु आइंदे इस्तीफा देने से साफ साफ इनकार कर देते हैं और ना ही वो देश छोड़ के जाते हैं। साथ ही वो देश के नाम एक संदेश देते हैं रेडियो के माध्यम से। ये आपके पाठ में भी है, इसको आराम से समझिएगा, इसको पढ़िएगा कि उनका मतलब क्या था। एक बार मैं यहाँ पे पढ़ देती हूँ। वो कहते हैं, मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिली और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, जब देशद्रोह वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी, तब भी चिली के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियां बनेंगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिली जिंदाबाद, चिली वासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महाअपराध, कायरता, देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूंगा। आप समझ रहे हैं बच्चों, आइंदे साहब कहीं ना कहीं ये जानते थे कि उनकी शहादत होने वाली, ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला कि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल, देर सवेर ऐसी स्थितियां, ऐसा समय जरूर आएगा जब देश की जनता उठ खड़ी रहेगी और अपने हक के लिए लड़ेगी। इसलिए वो बोल के जाते हैं, चिल्ली वासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। इसको आप फिर से कभी बैठ के पढ़िएगा। अब आगे क्या होता है बच्चों, 11 सितंबर 1973 को अमेरिकी सरकार के सहयोग से सैनिक गुट जो है आइंदे की हत्या कर देते हैं और तख्ता पलट कर देते हैं। किसके द्वारा होता है ये? सैनिक सरकार के द्वारा। अब पिनोशे की सैनिक सरकार आती है, जो लोकतंत्र की जो मांग कर रहे होते हैं लोग, उनका विरोध करती है। यानी लोकतंत्र की आवाज़ उठाने वाले या सरकार के खिलाफ बोलने वाले, उनका विरोध, उनको दबा दिया जाता है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। ये सारे काम कौन कर रही होती है? पिनोशे की सैनिक सरकार। आगे क्या होता है, लेकिन पिनोशे की सैनिक सरकार इसके बावजूद जनता की आवाज़ को दबाने में नाकामयाब रहती है, क्योंकि जनता फिर भी विरोध करती रहती है। और 17 साल बाद 1988 को एक जनमत संग्रह कराया जाता है। बच्चों, जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह मतलब ये होता है कि जनता एक तरीके से अपनी राय देती है, एक तरीके से अपना वोट देती है कि वो किसका शासन चाहती है। तो जनता से पूछा जाता है। अब जनता के जनमत संग्रह से क्या सामने आता है? जो सैनिक सरकार होती है उसकी समाप्ति आखिरकार होके रहती है और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना होती है। तो आपने बच्चों यहाँ समझा कि किस तरीके से चिली में पहले जो आइंदे साहब थे, उन्होंने जनता के लिए कार्यक्रम चलाए, फिर सैनिक शासन आया जिन्होंने लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की। आखिरकार जनता लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में सफल रहती है। बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं ये उस समय की पार्टी का लोगो है, जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसका लोगो है। नीचे आप देख रहे हैं कि ये सैनिक शासन किस तरीके से कब्जा करने की कोशिश करता है। ये जो राष्ट्रपति हैं आइंदे, उनकी तस्वीर है और नीचे देख रहे हैं कि जनता किस तरीके से यहाँ पे संघर्ष कर रही है। यह आपने चिली के बारे में समझा। अब मैंने आपको शुरू में बताया था 2 देश का उदाहरण लेंगे। अब हम पोलैंड के बारे में समझेंगे कि पोलैंड में किस तरीके से लोकतंत्र के लिए संघर्ष होता है, वहां पे किस तरीके से लोकतंत्र की वापसी होती है। अब पूर्वी यूरोप का एक देश है पोलैंड, जहां पे जारूजेलेस्की के नेतृत्व में एक पार्टी होती है जिसका नाम होता है पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। उसका शासन होता है देश में। क्या नाम होता है बच्चों पार्टी का? पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। अब इस देश में क्या होता है, जो अन्य मजदूर संघ है, अन्य मजदूर संगठन है, उनको हड़ताल नहीं करने दी जाती है, गैर कानूनी होती है। यानी अगर आपने हड़ताल की तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो लोगों के बीच में गुस्सा होता है। ये कहते हैं ना कि किसी भी आग के लिए चिंगारी काफी रहती है, तो वही होता है। तो एक घटना होती है 14 अगस्त 1980 को गडांस्क शहर में लेनिन जहाज कारखाने में। वहां पे क्या होता है, मजदूर हड़ताल कर देते हैं। आपने देखा कि गैर कानूनी हड़ताल करना, फिर भी मजदूर हड़ताल कर देते हैं। वहां पे एक क्रेन चालक होती है, महिला होती है, वो उसको गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया जाता है।
इसके कारण पहले से ही गुस्सा था, मजदूरों में और गुस्सा आता है और वो हड़ताल शुरू कर देते हैं सरकार के खिलाफ। अब उसमें इलेक्ट्रीशियन होते हैं लेक वाले शाह, जो कि कर्मचारियों के नेता बनते हैं। वो और अन्य मजदूर मिलकर मांगे रखते हैं सरकार के सामने। पहली मांग होती है कि देश में स्वतंत्र मजदूर संघ, मतलब जो बाकी मजदूर संघ है जिन पे रोक लगा रखी है, उनको हड़ताल करने की मान्यता दिया जाए, मतलब उनको माना जाए, उनकी मान्यता दी जाए। दूसरी मांग रखते हैं लेक वेलेशा और अन्य कर्मचारी, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। राजनीतिक बंदी क्या होते हैं बच्चों? राजनीतिक बंदी भी होते हैं जो सरकार के दौरान विरोध करते हैं, राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी निभाते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं, बोलते हैं सरकार के खिलाफ, तो सरकार उनको जेलों में बंद कर लेती है, तो उनको राजनीतिक बंदी कहते हैं। तो यहाँ पे ये मांग उठाए कि राजनीतिक बंदियों को तुरंत से तुरंत छोड़ा जाए। तीसरा जो मांग होता है, प्रेस पर जो सेंसरशिप लगाई जाती है उसको खत्म किया जाए, उसको हटाया जाए। प्रेस मतलब मीडिया पर किस तरीके से एक ही पार्टी का नियंत्रण होता है, उसके विरोध में वो कहते हैं कि सेंसरशिप हटाई जाए। अब लेक वेलेशा और अन्य मजदूर मिलकर सरकार के साथ समझौता करते हैं, जिसको 21 सूत्री समझौता कहा है। क्या कहा है? 21 सूत्री समझौता। उसको गडांक संधि भी कहा जाता है। उसी दौरान क्या होता है बच्चों? पोलैंड में एक नया मजदूर संगठन बनता है, उसका नाम होता है सॉलिडरनोस्क। क्या नाम होता है? सॉलिडरनोस्क। इसका मतलब होता है सॉलिडेरिटी मतलब एक साथ आना, समर्थन करना। ठीक है, सॉलिडेरिटी जो संगठन बनता है उसमें 1 करोड़ लोग जो है शामिल हो जाते हैं। 1 करोड़ लोग जो है सदस्यता लेते हैं सॉलिडेरिटी संगठन की। आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपने अधिकारों के लिए बोलना शुरू करते हैं। वहीं पे 1988 में लेक वेलेशा के नेतृत्व में फिर से पोलैंड देश में हड़ताल होती है, बड़ी हड़ताल होती है, क्योंकि पोलैंड में क्या हो रहा था, वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई होती है, वहाँ गिरावट आती है अर्थव्यवस्था में, जैसे महंगाई बढ़ रही है, जैसे कि हमने देखा ना उस समय चिली में हो रहा था, आइंदे के शासनकाल में हो रहा था, तभी वो विदेशी कंपनियों का विरोध करते हैं। उसी तरीके की स्थिति पोलैंड में देखने के लिए मिलती है। महंगाई बढ़ रही होती है, कुप्रबंध होता है, भ्रष्टाचार होता है। तो जेरूजेलेस्की की जो सरकार थी, उसको अपनी सरकार को टिकाए रखना, अपनी सरकार को आगे चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वहाँ जनता विरोध कर रही थी और यहाँ अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आ रही थी। तो सरकार के सामने इस तरीके का संकट पैदा हो रहा था। अब वहीं पे वो क्या कर रहे थे, विरोध रोकने के लिए जो सॉलिडेरिटी संगठन था, उनके जो सदस्य थे, उनको हजार लोगों को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, उनको संगठन बनाने का, आवाज़ उठाने का, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति की जो बोलने की जो आज़ादी होती है, उसको छीनने की कोशिश की गई। विरोध करने का जो अधिकार है उसको छीनने की कोशिश की गई और उनको जेल में डाल दिया गया। परंतु इसके बावजूद जो आंदोलन होता है, जो हड़तालें होती हैं, वो रुकती नहीं हैं। लेक वेलेशा के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था वो पूरे देश में बच्चों फैल जाता है। ठीक है, और 1988 में सरकार मजबूर होती है, जो जेरूजेलेस्की की सरकार होती है वो मजबूर होती है समझौता करने के लिए, क्योंकि वो अपना शासन नहीं टिका पाती, जनता यहाँ पे विरोध कर रही होती है। तो सरकार के सामने ये मांगे रखी जाती है जनता के द्वारा और जो लेक वेलेशा की संगठन के द्वारा, कि पोलैंड में बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव हो। बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव मतलब बाकी पार्टी को भी चुनाव में शामिल होने का मौका दिया जाए, वो भी चुनाव लड़ सके। तो ये मांगे रखी जाती हैं। आखिरकार क्या होता है बच्चों, सॉलिडेरिटी पार्टी जीत जाती है। सीनेट में उनको 99 सीट मिलती हैं। अब सीनेट क्या होता है, जैसे हमारे देश में बच्चों पार्लियामेंट है, संसद है, उसी तरीके से पोलैंड देश में सीनेट कहते हैं। तो लेक वेलेशा के नेतृत्व में सॉलिडेरिटी पार्टी जीत जाती है। वहीं पे अक्टूबर 1990 को राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब उस राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बार तो ये चुनाव होता है राष्ट्रपति का, और लेक वेलेशा को बहुमत प्राप्त होता है, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतने के बाद निर्वाचित राष्ट्रपति बनते हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति मतलब लोगों ने उनको चुना है, वो राष्ट्रपति वो बनते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा ये लेक वेलेशा की तस्वीर है और नीचे देख रहे हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र पे हमला किया जा रहा है। ठीक है, चाहे वो सैनिक शासन हो, चाहे वो एक पार्टी का शासन हो, यहाँ पे लेक वेलेशा हैं जो आंदोलन कर रहे हैं मिलकर जनता के साथ और बाकी मजदूर के साथ।
तो आपने पोलैंड का भी उदाहरण देखा कि किस तरीके से एक पार्टी के खिलाफ जनता का संघर्ष आता है और जनता लोकतंत्र की पुनर्स्थापना वापसी के लिए लड़ती है। आपने दोनों देशों के उदाहरण देखे, अच्छे से समझा, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब हमने लोकतंत्र के उदाहरण के माध्यम से लोकतंत्र को समझने की कोशिश की है। अब हम समझेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं, कैसे हम समझ पाएंगे कि कौन सा शासन तांत्रिक शासन है। तो इसमें हम चिली और पोलैंड की देशों की तुलना करेंगे। आपने उन दोनों को अलग अलग तरीके से समझा, अब उनको एक साथ मिलके समझते हुए उनकी तुलना करते हुए हम लोकतंत्र की विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे। अब चिली में पिनोशे शासन होता है, आपने देखा, और पोलैंड में साम्यवादी शासन होता है। तो इसमें इन दोनों देशों के बीच में हम अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। अंतर मतलब क्या भिन्नताएं थी, दोनों देशों में क्या क्या भिन्नताएं थी। तो पहली बात तो आपने देखा बच्चों कि चिली में सैनिक शासन था, वहीं पोलैंड में एक पार्टी का शासन था, ठीक है। और वहीं दूसरा अंतर हमें देखने के लिए मिलता है कि पोलैंड में साम्यवादी सरकार की तरफ से ये दावा होता है कि ये मजदूर वर्ग की ओर से शासन चल रही है, पर चिली देश में पिनोशे का ऐसा कोई दावा देखने के लिए हमें नहीं मिलता है। यानी जब सैनिक शासन आया था पिनोशे का चिली में, तो क्या आपने देखा था कि वो ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि वो मजदूरों के लिए शासन कर रहे हैं? नहीं, उनका एक तरीके से अधिनायकवाद था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों में अंतर समझा कि पोलैंड में मजदूरों के लिए शासन चलाने का एक संगठन था, एक पार्टी थी, पर चिली में ऐसा कुछ हमें देखने के लिए नहीं मिला। तीसरा अंतर होता है कि पोलैंड में मजदूर संगठन के अधिनायकवाद हमें देखने के लिए मिलता है, अधिनायकवाद का उदाहरण देखने के लिए मिलता है। वहीं पर चिली में सैनिक अधिनायकवाद देखने के लिए मिलता है। यानी मजदूर संगठन, एक मजदूर संगठन था पोलैंड में, तो उन्हीं का एक तरीके से प्रभुत्व होता है, उन्हीं की सत्ता होती है, बाकी को जो है शामिल नहीं किया जाता है, बाकी को सुना भी नहीं जाता है। तो क्या होता है, मजदूर संगठन का अधिनायकवाद होता है। और चिली में सैनिक अधिनायकवाद होता है, मतलब सेना जो है कब्जा कर लेती है, सेना ही शासन कर रही होती है देश में। तो अधिनायकवाद का मतलब आप समझते हैं कि एक ही पार्टी का या एक ही जैसे सेना का प्रभुत्व होना देश में। अब आपने देखा कि दोनों देशों में ये अंतर है, पर कुछ कुछ समानताएं भी हैं। तो बच्चों हम अब समानताओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोनों में समानताएं क्या होती हैं? दोनों में समानताएं बच्चों ये होती है कि दोनों देशों में जो शासक चुन के आते हैं उनमें जनता की अपनी इच्छा नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि लोकतंत्र के बाद जो फिर से सैनिक शासन हमें देखने के लिए मिला, या पोलैंड में एक संगठन का शासन हमें देखने के लिए मिला, तो उसमें क्या जनता की इच्छा होती है? नहीं होती है। तो ये दोनों, ये जो विशेषता है, ये दोनों हमें देश में देखने के लिए मिलती है। दूसरी समानता बच्चों इसमें ये होती है कि दोनों देशों में जो जनता को सरकार के समक्ष अपने विचार रखने, ठीक है, संगठन बनाने, विरोध करने या राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की जो वास्तविक स्वतंत्रता होती है वो नहीं देखने के लिए मिली है, ठीक है। लोग जो है वोट नहीं दे पा रहे, संगठन नहीं बना पा रहे हैं, विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो असलियत में जो उनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए थे, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का जो उनको मौका मिलना चाहिए था, जो अधिकार उनको मिलने चाहिए थे, वो दोनों देशों में नहीं मिलते। तो आपने यहाँ पे दोनों देशों में अंतर और दोनों देशों में समानताओं के जरिए लोकतंत्र की विशेषताओं को समझने की कोशिश की है। अब आइए बच्चों, 3 लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में हम यहाँ पे उनकी जो विशेषताएं हैं उसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे चिली की जो आइंदे सरकार है, और पोलैंड की लेक वालेशा सरकार है, और चिली की मिशेल सरकार है, उनके बीच में समान विशेषताओं का विश्लेषण करेंगे। अब जो आइंदे सरकार है, लेक वालेशा की सरकार है, और जो बाद में जो चिली में सरकार चुन के आती है, मिशेल की सरकार, उनमें हमें ये देखने के लिए मिलता है कि चुनाव जो है देश की जनता के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे विशेषताओं को एक साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ आपने देखा तीनों सरकारों में चुनाव किसके द्वारा हुआ? जनता के द्वारा हुआ। दूसरा विशेषता ये है कि जो बाहरी कोई ताकत है या बाहरी कोई नेता है
वो शासन नहीं कर रही है। जैसे कोई सेना हो गई, फौज हो गई, या बाहर से कोई चुना हुआ, बाहर से आया हुआ नेता है, बाहर से कोई संचालित शक्ति है, उसके द्वारा शासन नहीं हो रहा है, देश की जनता के द्वारा शासन हो रहा है। तीसरा विशेषता हमें देखने के लिए मिलती है कि नागरिकों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल हो रही है। ठीक है, मतलब वो अभिव्यक्ति का अधिकार उनको मिल रहा है, वोट देने का अधिकार मिल रहा है उनको, और चुनाव लड़ने का भी अधिकार मिल रहा है, बोलने का अधिकार मिल रहा है। तो बुनियादी जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो लोगों को मिल रही है। अब यहाँ पे आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये है कि किस तरीके से लोग भी भागीदारी निभा रहे हैं, लोग भी अपने प्रतिनिधि चुन रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से लोकतंत्र की बहाली होती है। लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां आती हैं, पर उन चुनौतियों को पार करती है जनता, लड़ती है जनता, ठीक है, संघर्ष करती है लोकतंत्र की वापसी के लिए। फिर उसके बाद कई देशों में देखा कि बहाली, लोकतंत्र आने के बावजूद जो सैनिक तख्ता पलट हुआ था और देश में जो सैनिक तानाशाही स्थापित हुई थी, लेकिन फिर भी एक लंबे संघर्ष के बाद भी लोकतंत्र की पुनर्स्थापना होके रहती है। मान लो पहले से लोकतंत्र है, फिर अचानक कोई तख्ता पलट हो जाता है, सैनिक कब्जा कर लेती है, लेकिन फिर से जनता जो है लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष करती है। तो आपने यहाँ पे समझा कि हमने जो शुरू में यहाँ आपने देखा था परिचय में, लोकतंत्र का विकास और विस्तार, चुनौतियां, संघर्ष और वापसी, ठीक है, ये हमने समझा है अभी तक। अब हम आगे देखेंगे कि हमारे विश्व में, हमारे दुनिया में कहाँ कहाँ लोकतंत्र, कब कब लोकतंत्र देखने के लिए मिला है। तो यहाँ आप सामने एक मैप देख पा रहे हैं, एक नक्शा आपको दिख रहा है। यहाँ पे हमने विशेषताओं का हमने अच्छे से समझी विशेषताएं, तो हम अलग अलग देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान करेंगे। अब यहाँ जो नक्शे में 1950 तक लोकतांत्रिक शासन वाले देशों को दर्शाया गया है। यहाँ आपको जो लाल रंग का दिख रहा है और संतरी रंग का दिख रहा है, यहाँ पे लोकतंत्र है। अब आपके लिए ये होमवर्क है मेरी तरफ से कि आप जाइए इंटरनेट पर वर्ल्ड मैप, विश्व का नक्शे को खोलिए और उसमें देखिए कि ये देश कौन कौन से हैं। यहाँ आपको दिखाई तो दे रहा है, जैसे कि ये वाला जो नक्शा है वो 2000 में वो देशों को दर्शाया गया है जो 21वीं सदी की स्थापना, 21वीं सदी की शुरुआत में लोकतंत्र की वहाँ पे स्थापना हो चुकी थी। अब यहाँ पे जो जिसमें कलर है, जिसमें ये पीला पीला सा आपको रंग दिख रहा है, यहाँ पे लोकतंत्र है। अब आपको पता करना है ये कौन सा देश है। जैसे यहाँ मैं मार्क कर रही हूँ तो ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे लोकतंत्र है। इसके ऊपर यहाँ पे पाकिस्तान है। ये वाला जो हिस्सा है ये अफ्रीका का हिस्सा है, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। अब नीचे वाला जो नक्शा है उसमें 1975 में औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता मिली थी, उन देशों को दर्शाया गया। कब तक? 1975 तक। तो यहाँ पे वो वाले देश हैं, ठीक है। अब औपनिवेशिक शासन क्या होता है बच्चों? औपनिवेशिक शासन यानी किसी कमजोर देश पर किसी ताकतवर देश का कब्जा हो जाना, मतलब कोई दूसरा देश उस देश को नियंत्रित करने लगे, सिर्फ आर्थिक तौर पर नहीं, सिर्फ व्यापार नहीं कर रही है, वहाँ के शासन पे भी कब्जा कर रही है, वहाँ पे जाकर बस कर शासन कर रही है। तो वो होता है औपनिवेशिक शासन। उदाहरण के तौर पे हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। तो ब्रिटिश आए हमारे देश में, पहले वो व्यापार के जरिए हमारे देश में आए, फिर धीरे धीरे हमारे देश में शासन करने लग गए। तो इसको हम बोलते हैं औपनिवेशिक शासन। तो याद रखिएगा बच्चों, आपके लिए होमवर्क है कि आप जाइए और ये जो देश हैं उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास में अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। तो जाइए, किताब को खोलिए, उसको रीड करिए, उसको फिर से रिवाइज करिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं।